हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालिए काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म। हाँ जी, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो कैसा हो, कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस हो। ठीक है, और ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इसमें दो चीजें ऑपरेट करती है। कौन कौन सी? एक तो होता है वासा रेक्टस और एक क्या होता है, लूप ऑफ हेनले। समझाते कैसे? ये पहले हमने क्या बनाया, वासा रेक्टस। वासा रेक्टस और ये क्या है, ये है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। ठीक है, फिर यहाँ पे ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, हमने देखा था लास्ट क्लास में, जो लूप ऑफ हेनले होता है इसमें एक तो डिसेंडिंग लिम्ब होती है, एक क्या होती है, असेंडिंग लिम्ब। तो ये हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, ये है वासा रेक्टा। और ये क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में ये जो वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ से असेंडिंग लिम्ब है, और यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है डिसेंडिंग लिम्ब यहाँ पे, और यहाँ होता है क्या, असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। जो बाहर वाला, किडनी के बाहर वाले पार्ट को हमने कॉर्टेक्स बोला। इसको बोलते हैं हम आउटर मेडुला। आउटर मेडुला। उसके बाद आता है हमारे पास इनर मेडुला। ये क्या है, इनर मेडुला। इनर मेडुला। ठीक है, यहाँ पे हम ऑस्मोलैरिटी लिख लेते हैं, ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, यहाँ पे कितनी होती है, 300, यहाँ पे 600, यहाँ पे 900, देन 1200। ठीक है, ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्यों करवाते हैं? ताकि किडनी का जो इनर मेडुला वाला हिस्सा हो, उसमें क्या हो, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो। हमने देखा ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, इसमें ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300 है, फिर बढ़ रही है 600, 900, देन 1200। ठीक है, ये जो इनर मेडुला है, इसमें क्या हो रहा है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है। और जब ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और हम देख रहे हैं ये जो ऑस्मोलैरिटी है कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है, 4 टाइम्स, 4 गुना। ठीक है, 300, 600, 900 एंड देन 1200। तो 4 टाइम्स ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिससे जो यूरिन प्रोड्यूस होगा कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ाएगा कौन, NaCl और यूरिया। कौन, NaCl और यूरिया। यहाँ से ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलता है यूरिया। ठीक है, और हमने देखा था ये जो लूप ऑफ हेनले होता है, इसका जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है ये वाटर के लिए परमेबल होता है, और ये जो असेंडिंग लिम्ब होता है किस लिए परमेबल होता है, NaCl के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा NaCl। क्या निकलेगा यहाँ से NaCl निकला। अभी NaCl कहाँ जाएगा, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आया ये NaCl। ठीक है, ये NaCl और वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब से किसमें जाएगा, असेंडिंग लिम्ब में। ठीक है, और ये जो असेंडिंग लिम्ब होता है वासा रेक्टा का, ये क्या करता है, ये जो NaCl होता है उसको वापस कहाँ फेंक देता है, किडनी के मेडुला हिस्से में। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, ये NaCl वापस कहाँ आ गया, मेडुला में आ गया। ठीक है, तो ये कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया, फिर यहाँ से लूप ऑफ हेनले से NaCl निकल के यहाँ वासा रेक्टा में आया, वासा रेक्टा ने वापस इसको किडनी के मेडुला वाले पार्ट में फेंक दिया। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है क्या, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है। ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है तो जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पॉइंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हमने देखा है जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है
इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? लूप ऑफ हेनले और वासारेक्टर, ठीक है। इन दिस मैकेनिज्म loop of Henle and Vasa-Recta participates. Vasa-Rectus participate. और हम क्या करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म में? जो इनर मेडुला होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इन दिस मैकेनिज्म osmolarity of inner medulla is increase हो जाती है, so that more water is reabsorbed. और ये कहाँ से रिएब्सॉर्ब करते हैं हम? कलेक्टिंग डक्ट से, फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। उसके बाद osmolarity is increased by NaCl and यूरिया। ऑस्मोलैरिटी को कौन इंक्रीज करता है? NaCl और यूरिया। यूरिया कहाँ से आता है? कलेक्टिंग डक्ट से। NaCl कहाँ से आता है? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले से फिर वासा-रेक्टा से, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं यूरिया फ्रॉम collecting duct और ये कहाँ से आता है? लूप ऑफ हेनले एंड वासा-रेक्टस के एक्सचेंज से, ठीक है। उसके बाद बाय दिस मैकेनिज्म हमने देखा था इस मैकेनिज्म से जो ऑस्मोलैरिटी है या फिर यूरिन को हम कितने टाइम्स कंसंट्रेट कर सकते हैं? यूरिन को 4 टाइम्स, ठीक है। बाय दिस मैकेनिज्म यूरिन कैन बी concentrated up to 4 times, ठीक है। 4 गुना ऑस्मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेट कर सकते हैं यूरिन को, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग डालिए रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, किडनी फंक्शंस। और किस टाइप के रेगुलेशंस? हार्मोनल रेगुलेशंस। यहाँ पे हार्मोनल रेगुलेशंस, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन या फिर इसका और हम क्या बोलते हैं? ADH, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सबसे पहले तो डायूरेसिस का मतलब क्या होता है? डायूरेसिस मतलब जब यूरिन का एक्सेस में लॉस हो, ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस हो या फिर क्या हो? डाइल्यूट यूरिन हो। कैसी यूरिन हो? डाइल्यूट यूरिन हो। यहाँ लिख लेते हैं, डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेस यूरिन या फिर जब डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो ये वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन में क्या होता है? सबसे पहले इसमें क्या होता है? डायूरेसिस का मतलब हमने समझा एक्सेस यूरिन या फिर डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होती है।
तो अगर हमारे बॉडी में क्या हो, पानी की कमी हो, पानी की कमी हो मतलब डिहाइड्रेशन हो, तो क्या होगा, यहाँ पहले पॉइंट से समझाते हैं आपको। लॉस ऑफ वाटर या फिर डिहाइड्रेशन। ठीक है, हमारे बॉडी में या तो पानी की कमी हुई मतलब डिहाइड्रेशन हुआ, तो हमारे पास क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। कौन एक्टिवेट होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स। कौन एक्टिवेट होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं ये, हाइपोथैलेमस में होते हैं। हमारी बॉडी में पानी की कमी हुई, सिग्नल किसके पास पहुंचा, ऑस्मो रिसेप्टर्स के पास, और ये कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं। सेंसिटिव टू चेंजेस इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या फिर ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, इनके लिए क्या होता है, सेंसिटिव होते हैं। हमारी बॉडी में पानी की कमी हुई, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, जो कि कहाँ है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, या तो थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करेगा। थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करेगा तो हम क्या करेंगे, पानी पिएंगे। तो इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो होता है एक्टिवेट्स थर्स्ट सेंटर। हमें पता चला कि हमें प्यास लग रही है, हम क्या करेंगे, पानी पिएंगे, ड्रिंक वाटर। या फिर जो दूसरा तरीका होता है उसमें क्या होता है, दूसरे तरीके में क्या होगा, जो ये जो हाइपोथैलेमस है ये किसको स्टिमुलेट करेगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्यों स्टिमुलेट करेगा, ताकि वो क्या रिलीज करे, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन या एडीएच होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना। क्या करना, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना। और जब वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेंगे तो जो यूरिन का आउटपुट होगा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, हाइपोथैलेमस stimulates neurohypophysis to release vasopressin या फिर ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब ये वैसोप्रेसिन क्या करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। कहाँ से, एनसीईआरटी में दे रखा है डिस्टल पार्ट या फिर लेटर पार्ट। डिस्टल मतलब जो दूर के पार्ट कौन से थे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट। तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से ये वैसोप्रेसिन क्या करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, वैसोप्रेसिन रीअब्जॉर्ब्स water from distal parts of kidney। distal part मतलब DCT और collecting duct, DCT and collecting duct। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो यूरिन का आउटपुट होगा क्या होगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, या फिर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हमने रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस में फर्स्ट देखा वैसोप्रेसिन या एडीएच होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। सबसे पहले डायरेसिस का मतलब देखा, मतलब एक्सेस यूरिन का लॉस हो रहा है या फिर डायल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अगर पानी की कमी या डिहाइड्रेशन होगा तो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, और ये ऑस्मो रिसेप्टर्स का होते हैं हाइपोथैलेमस के, दे आर सेंसिटिव फॉर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम में चेंज होने से। अब ये हाइपोथैलेमस दो काम कर सकता है, एक तो जो है ना हमारे अंदर जो थर्स्ट सेंटर होता है उसको एक्टिवेट करेगा, तो हम क्या करेंगे, पानी पिएंगे, ऑब्वियस सी बात है। या फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, क्या रिलीज करने के लिए,
वैसोप्रेसिंग। और ये वैसोप्रेसिंग क्या करेगा, जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है वहां से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करेगा। ठीक है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करेगा तो यूरिन का आउटपुट कम होगा मतलब कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो रेगुलेशंस में सेकंड आता है हमारे पास क्या, रास सिस्टम। सेकंड हेडिंग डालिए रास, मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये जो रास सिस्टम होता है ये कब एक्टिवेट होता है, ये जो रास सिस्टम होता है ये कब एक्टिवेट होता है, जब हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो या फिर जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की कमी हो जाए। तो ब्लड प्रेशर या जीएफआर की जब कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तब क्या होता है, ये रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं व्हेन ब्लड प्रेशर या फिर जीएफआर दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर या फिर जीएफआर की क्या होती है, कमी हो जाती है, डिक्रीज हो जाते हैं, तब क्या एक्टिवेट होता है, जेजे सेल्स होते हैं। क्या होता है, जेजीए सेल्स होते हैं। ये होते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। ठीक है, तो जब ब्लड प्रेशर या जीएफआर डिक्रीज हुआ तो क्या एक्टिवेट हुए, जेजे सेल्स एक्टिवेट हुए। ये जेजे सेल्स क्या होते हैं, ये होते हैं सेलुलर मॉडिफिकेशंस होते हैं। क्या लिखते हैं, क्या होते हैं ये होते हैं सेलुलर मॉडिफिकेशंस। तो ये जेजे सेल्स सेलुलर मॉडिफिकेशंस होते हैं, ये क्या सिक्रेट करते हैं, रेनिन एक एंजाइम होती है वो सिक्रेट करते हैं। ठीक है, ये सिक्रेट करते हैं रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम सिक्रेट करते हैं। ये रेनिन एंजाइम कहाँ जाती है, ब्लड प्लाज्मा में, मूव्स इनटू ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, रेनिन एंजाइम ब्लड प्लाज्मा में गई, लेकिन ब्लड प्लाज्मा में ऑलरेडी क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन होता है। इनएक्टिव क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन। और ये एंजियोटेंसिनोजन कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है। तो ब्लड प्लाज्मा में इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ठीक है, ये यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन फर्स्ट। इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और ये एंजियोटेंसिन सेकंड किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। ठीक है, ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है एंजियोटेंसिन सेकंड में कहाँ पे कन्वर्ट होता है, लंग्स के पास। तो लंग्स के पास होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ लिख लेते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि कहाँ पे, नियर लंग्स, नियर लंग्स। ठीक है, तो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। तो जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमने देखा रास सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जब ब्लड प्रेशर या फिर जीएफआर डिक्रीज होता है, कम होता है। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है ब्लड वेसल्स को, तो ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये एंजियोटेंसिन सेकंड और क्या करता है, जो एल्डोस्टेरोन होता है उसको भी स्टिमुलेट करता है। एल्डोस्टेरोन क्या होता है, हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हमने देखा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में कॉमन एग्जांपल क्या था, एल्डोस्टेरोन। वो एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था, वाटर और सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा था। तो ये एंजियोटेंसिन सेकंड किसको स्टिमुलेट करता है, एल्डोस्टेरोन को। यहाँ लिख लेते हैं
stimulates release of aldosterone इसलिए स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन को ताकि जो वाटर और सॉल्ट है उसका क्या हो सके, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, तो जब वाटर और सॉल्ट का रीअब्सॉर्प्शन होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेगुलेशन में थर्ड हेडिंग डालिए ANF, ANF that is atrial natriuretic factor। ये जो ANF होता है ये क्या होता है, एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि कहाँ से सिक्रिएट होता है, आर्टेरियल वॉल ऑफ हार्ट की आर्टेरियल वॉल से सिक्रिएट होता है। हमने अभी देखा ये जो रास सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर या GFR बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो उनको कम कौन करता है, ANF। कैसे कम करता है, ये क्या होता है, ये एक वैसो डायलेटर होता है। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर था जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर या GFR इंक्रीज हो रहा था। ये क्या होता है, वैसो डायलेटर होता है और ये जो ब्लड वेसल्स होता है उनको डायलेट करता है जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर या फिर GFR है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और जो रास सिस्टम होता है उस पर चेक भी रखता है, मतलब ये क्या होता है, एंटागोनिस्टिक या अपोजिट होता है किसके, रास सिस्टम के। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, it is a peptide hormone कहाँ से सिक्रेट होता है, secreted from atrial walls of heart। ठीक है, हार्ट के atrial wall से सिक्रेट होता है और ये क्या करता है, acts as वैसोडाइलेटर की तरह एक्ट करता है, देयरबाय किसको डिक्रीज करता है, डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर एंड GFR, एंड keeps a check on रास सिस्टम। ठीक है, रास सिस्टम पे चेक कैसे रखता है, अगर रास सिस्टम में ब्लड प्रेशर या GFR बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उनको कम करने का काम कौन करता है, ANF। ठीक है, एंटागोनिस्टिक होता है, क्या होता है, एंटागोनिस्टिक टू रास। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के खाली करने के प्रोसेस को मिक्चुरेशन बोलते हैं, मतलब सुसु करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन। ठीक है, यहाँ लिखते हैं एम्प्टिंग या फिर वॉइडिंग बोल सकते हैं, वॉइडिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर is known as maturation। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास ये है यूरिनरी ब्लैडर, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, ये होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। इनको क्या बोलते हैं, ये होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, जब ये यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं किसको सिग्नल भेजते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो स्ट्रेच रिसेप्टर से सिग्नल जाता है किसके पास, CNS,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो जब किसी भी टारगेट ऑर्गन से सिग्नल किसके पास जाता है, सीएनएस के पास, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी या एफरेंट। क्या बोलते हैं, सेंसरी या फिर एफरेंट। ठीक है, अभी सीएनएस क्या करता है, सीएनएस दो काम करता है। तो जब सीएनएस से टारगेट ऑर्गन्स तक जो सिग्नल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर या इफरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोटर या फिर बोलते हैं इफरेंट। ठीक है, तो हमने देखा ये जो सीएनएस है ये दो तरीके से काम करता है। या तो क्या करेगा, जो यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। या लिख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करेगा। दूसरा क्या करेगा, ये जो यूरेथ्रा होता है इसके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बाहर की साइड क्या होता है, स्फिंक्टर्स होते हैं, उनको क्या करेगा, रिलैक्सेशन करवाएगा उनका, रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स। तो ये रिलैक्स हो गए यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स, फिर क्या होगा, मिक्चुरेशन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक नोट डालिए। हमने अभी देखा है यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। अगर स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए, अगर उनमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो क्या होता है, मिक्चुरेशन नहीं होगा। इफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स बिकम डिफेक्टिव then there will be no maturation. ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे लिखते हैं यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट। ठीक है, तो पर डे 1 to 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट होता है। ठीक है, 1 to 1.5 लीटर पर डे, मतलब ये कितना ग्राम होगा, 25 to 30 ग्राम, 25 to 30 ग्राम यूरिया एलिमिनेटेड। ठीक है, उसके बाद यूरिन में और क्या क्या होता है, इसमें 96% वाटर होता है, 2% क्या होता है, डिसॉल्व मिनरल्स होते हैं, और कुछ यूरिया भी होता है। ठीक है, क्या लिख लेना है, 96% वाटर और 2% यूरिया, और 2% ही क्या होता है, डिसॉल्व मिनरल्स, डिसॉल्व मिनरल्स। यूरिन का पीएच कितना होता है, पीएच होता है 6.0। 6.0 मतलब एसिडिक होता है, ड्यू टू H+ आयंस, एसिडिक ड्यू टू H+ आयंस। उसके बाद यूरिन का कलर पेल येलो, कलर कैसा होता है, पेल येलो, पेल येलो, किसकी वजह से, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। और यूरिन में जो स्मेल होती है किसकी वजह से होती है, यूरिनोड की वजह से, स्मेल ड्यू टू यूरिनोड। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग डालिए एबनॉर्मल यूरिन, एबनॉर्मल यूरिन। ठीक है, इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए ग्लाइकोस यूरिन, ग्लाइकोस यूरिया मतलब ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन।
सेकेंड इज कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया मतलब कीटोन बॉडीज इन यूरिन। ये जो ग्लाइकोस यूरिया और कीटोन यूरिया होते हैं किसके सिम्टम्स होते हैं? डायबिटीज मेलाइटिस के। ठीक है, हमने देखा था सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज इंसिपिडस कब होता है? जब वैसोप्रेसिन या एडीएच की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड लिखिए हेमेटोयूरिया। हेम का मतलब ही क्या होता है? ब्लड होता है। ठीक है, तो हेमेटोयूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन। ब्लड इन यूरिन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आता है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया या फिर इसको और बोलते हैं एल्ब्यूमिन यूरिया। क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन यूरिया। इसका मतलब होता है एल्ब्यूमिन या फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स इन यूरिन। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।